गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमन विश्वास आज आप लोगों के सामने स्टडी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर बच्चों की हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बट इनमें से मैं आज आपके सामने एक ऑथेंटिक वीडियो की बात कर रहा हूँ। ऑथेंटिक मीन्स ऐसा वीडियो जिससे बच्चों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मेरा आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम केवल एमएससी प्रीवियस के बच्चों के लिए लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं उनको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम एमएससी प्रीवियस 2018 का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कराने जा रहे हैं। इसमें मेरी हेल्प के लिए एमएससी स्टूडेंट मिस प्रियंका वर्मा आपकी हेल्प में रहेगी और उन्हीं के द्वारा बहुत ही मेहनत और लगन से ये वीडियो तैयार किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार विभिन्न क्लासों के लिए लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करा के और बच्चों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुंचा सकें। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक बार फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम विभिन्न क्लासों के बच्चों के लिए इसी प्रकार लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करा के उनको उनके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेंस में हेल्प कर सकें। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज आपको MGSU MSc के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो आपको पता होगा कि इन मॉडल पेपर के अंदर जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कैसे रहता है। तो सबसे पहले अपनी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In atomic physics and quantum chemistry, the electronic configuration is the distribution of electron of an atom or molecule in atomic or molecular orbital. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किसी एटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसा है। अपने एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपनी केमिस्ट्री के अंदर 3 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ऑफ-बो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड है हून्स रूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएशन थ्योरम। तो द वेरिएशन थ्योरम इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज़ यूज्ड इन क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में लगभग अपने वेरिएशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ किया जाता है इसका? एग्जैक्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन फॉर द वेव फंक्शन साइन आर ओनली अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक आयन। किसी भी वेव फंक्शन के एनालिटिकल सॉल्यूशन के लिए अपने वेरिएशन थ्योरम का यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ न्यूमेरिकल मेथड का अपने यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करने के लिए। अब इसमें एनर्जी देख सकते हैं। एनर्जी यहाँ पर किसकी दिखा रखी है? वेव फंक्शन की दिखा रखी है कि ये जो वेव फंक्शन होते हैं इनकी एनर्जी ग्राउंड लेवल एनर्जी से मैक्सिमम होती है। द वेरिएशन थ्योरम सेज दैट no approximation wave function can have lower energy than the exact ground state energy of the system। वेरिएशन थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी वेव फंक्शन की एग्जैक्ट जो अप्रॉक्सीमेशन एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कम नहीं हो सकती। हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से इन वेव फंक्शन की एनर्जी मैक्सिमम रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। किसी सब्सटेंस की एक्टिविटी किसी स्टेट में फ्यूगिसिटी एवं स्टैंडर्ड स्टेट में फ्यूगिसिटी की रेशियो के बराबर होती है। ये डेफिनेशन है एक्टिविटी की। अब स्टैंडर्ड स्टेट में एक्टिविटी कितनी होती है? 1 होती है और रियल गैस के लिए एक्टिविटी होती है P2/P1। P यहाँ पर है प्रेशर। एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? 1
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक्टिविटी की वैल्यू या फिर फ्यूगिसिटी की वैल्यू क्या कहलाती है? एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो? एंट्रोपी का मतलब होता है एनर्जी। किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जनरेट होने वाली एंट्रोपी की अमाउंट को ही एंट्रोपी प्रोडक्शन कहते हैं। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें बनने वाली एनर्जी की मात्रा को ही अपने एंट्रोपी प्रोडक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती है, उनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हीट एक्सचेंज, फ्लूइड फ्लो, सब्सटेंस एक्सपेंडिंग और मिक्सिंग, एनी इरिवर्सिबल थर्मोडाइनेमिक साइकिल इंक्लूडिंग थर्मल मशीन। थर्मल मशीन कौन कौन सी हो सकती है? पावर प्लांट, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड एयर कंडीशनर। तो इन सभी में एंट्रोपी प्रोडक्शन होती है। क्लॉसियस गिव द एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी प्रोडक्शन फॉर क्लोज सिस्टम। किसी बंद सिस्टम के लिए क्लॉसियस ने एंट्रोपी प्रोडक्शन के लिए एक इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, n इज इक्वल एस माइनस एस नॉट माइनस यहाँ पर समाकलन किया गया है डी क्यू अपॉन में टी का। s का मतलब होता है एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट, एस नॉट एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। इफ़ n इज इक्वल 0 होगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, और n अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। नेक्स्ट, एंट्रोपी फ्लो। एंट्रोपी फ्लो कैन बी आइडेंटिफाइड विद द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग एक्सटर्नल टू द बाउंड्री। यानी कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है बाउंड्री, यानी कि अंदर क्या है, मैटर है, बाहर सराउंडिंग है, और बीच में क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो मैटर और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री से जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे अपने क्या कहते हैं, एंट्रोपी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चेन लेंथ? चेन लेंथ क्या होती है? For any chemical chain reaction, the chain length is defined as the average number of time that the closed cycle of chain propagation step is repeated. किसी भी chemical chain reaction के अंदर जो इनिशियल स्टेप होता है, जिसके बार बार कंटिन्यूसली प्रोपेगेट होने से, उसके कंटिन्यूसली जुड़ने से जब रिएक्शन बनती है तो उसके एवरेज नंबर ऑफ टाइम को ही अपने क्या कहते हैं, चेन लेंथ कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द इनिशियल स्टेप इन विच द चेन कैरियर आर फॉर्म। चेन कैरियर कौन से होते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर जो कि चेन को प्रोपेगेट करने का काम करते हैं, उन्हें अपने चेन कैरियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बी जेड रिएक्शन। बी जेड जो रिएक्शन है, इसकी बी जेड का फुल नाम क्या है? बिलाव-ज़ेबोत्स्की रिएक्शन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, डिफाइन बीजेड रिएक्शन। बीजेड रिएक्शन के अंदर अपने 3 सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं जिनका यूज़ किया जाता है इसमें? फर्स्ट सॉल्यूशन है KBrO3, सेकंड सॉल्यूशन है मैलोनिक एसिड एंड KBr, थर्ड सॉल्यूशन है सीरियम फॉर अमोनियम नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस ओवरऑल रिएक्शन इज सीरियम catalyzed oxidation of malonic acid by bromate ion in dilute sulfuric acid। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको अपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3CS2CO2H होल ट्वाइस प्लस 4BrO3 नेगेटिव, यहाँ पर 4Br नेगेटिव प्लस 9CO2 प्लस में 6H2O। जो बीजेड था उसने इस रिएक्शन के अंदर मैलोनिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड का यूज़ किया था, और ये बाद में फाइंड किया गया कि अपने यहाँ पर बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, और सीरियम की जगह अपने यहाँ पर मैग्नीज आयन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है,
इसको अपनी दो प्रोसेस से समझ सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, इसीलिए इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है दोनों प्रोसेस को, फिर भी अपने को पता होना चाहिए प्रोसेस 1 क्या है। प्रोसेस 1 के अंदर आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और सेकंड प्रोसेस के अंदर रेडिकल एंड 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केल्विन इक्वेशन। तो केल्विन इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज केल्विन इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज़, यह इक्वेशन अपने को क्या दर्शाती है, एज आर डिक्रीज द वेपर प्रेशर इंक्रीज। जैसे ही आर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ती जाती है। द केल्विन इक्वेशन पॉइंट आउट द डिफ़िकल्टी एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू फेज़। कोई भी नई फेज़ जब बनती है तो उस दौरान कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनको अपने केल्विन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज़ ए नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को जब अपने सम कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। द मॉलिक्यूलर मास गिव द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल रिलेटिव टू दैट ऑफ द कार्बन 12 एटम विच इज़ टेकन टू हैव ए मास ऑफ 12। अपने यहाँ पर इसको कार्बन 12 के रिलेटिव लेकर समझ सकते हैं। द लिपमान श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ इक्विवेलेंट टू द श्रोडिंगर इक्वेशन प्लस द टिपिकल बाउंड्री कंडीशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। अपने इसको श्रोडिंगर इक्वेशन की इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, जिसके अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस आती है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स आती है, उनको अपने लिपमान इक्वेशन से कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की तुलना में लिपमान जो श्विंगर इक्वेशन है वो अधिक सुविधाजनक है। द लिपमान श्विंगर इक्वेशन जनरल फॉर्म इज़, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जो लिपमान इक्वेशन है वो यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर V का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू कोलाइडिंग सिस्टम। दो टक्कर करने वाले सिस्टम के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपने V से शो किया है। H यहाँ पे क्या है, ये हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन है। द सिचुएशन इन विच द टू सिस्टम आर इन्फिनिटली फार अपार्ट एंड डू नॉट इंटरेक्ट। जब दो सिस्टम इन्फिनिटली अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, वहाँ पर अपने हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आइगन फंक्शन है और कैपिटल E यहाँ पर क्या है, आइगन वैल्यू ली गई है। और ये जो वैल्यू ली गई है ये क्या होती है, मैथमेटिकली वैल्यू होती है। मैथमेटिकली जब इसको अपने सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब इसका अपने यूज़ करते हैं। नेसेसरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटीग्रल नीडेड टू सॉल्व इक्वेशन। नर्न्स प्लांक इक्वेशन, इट डिस्क्राइब द फ्लक्स ऑफ आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ एन आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये सिंबल है, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। और ये नर्न्स प्लांक इक्वेशन है। यहाँ पर अपने इस इक्वेशन के अंदर ये जो J की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट किया गया है। अब यहाँ पर J का मतलब है डिफ्यूज़न फ्लक्स डेंसिटी, T का मतलब है टाइम, D का मतलब है डिफ्यूजिविटी ऑफ द केमिकल स्पेसिस, C का मीन है कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस, E का मीन है एलिमेंट्री चार्ज, KB का मीन है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T यहाँ पर लिया गया है टेम्परेचर के लिए, एंड U है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, D है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड A यहाँ पर लिया गया है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के रूप में। इन्हें आप देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक
शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे बनाती रहूँगी। थैंक यू।